नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मैं करवाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का एक विषय जो हमारा रह गया था, वाच्य और वाच्य परिवर्तन। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं आपको वाक्य, वाक्य रूपांतरण और रस और पद परिचय ये टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों को भी अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो इन टॉपिक्स को इसी चैनल पर जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वो सभी टॉपिक मिल जाएँगे। तो बच्चों, ये वाच्य का एक जो है लास्ट एक विषय रह गया था, एक टॉपिक रह गया था जिसे हम आज कवर कर रहे हैं। तो वाच्य परिवर्तन क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो बात चल रही है वाच्य की, तो वाच्य कहते किसे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वाच्य होता क्या है बच्चों। वाच्य का जो सामान्य अर्थ है, यानी कि वाच्य जो है उसको कहते क्या हैं, कि वाच्य का जो सामान्य अर्थ है यानी सामान्य रूप से हम इसको क्या कहते हैं, बोलने का विषय। बोलने के विषय को जो है क्या कहा जाता है, वाच्य, यानी या फिर बोलने के योग्य। अर्थात जब क्रिया के जिस रूप से जो है हमें यह ज्ञात हो जाए कि क्रिया का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, हमेशा ये बात होती है कि भी जब कभी हम बात करते हैं तो कोई बात कहने वाला जो है या कार्य करने वाला है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस बात का जब ज्ञात होता है, इस विषय के बारे में जब हमें ज्ञान होता है तो वह वाच्य कहलाता है। इंग्लिश में बच्चों आप सभी ने एक्टिव पैसिव वॉइस किए होंगे। तो इंग्लिश में तो दो ही तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक्टिव के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ही होता है जो काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो वही कर्ता हो गया। और ऐसे ही जहाँ पर ऑब्जेक्ट से जब हम इनडायरेक्टली कोई बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में गिनी जाती है, यानी वो कर्म हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर भी वही बात है, हिंदी के अंदर भी, हिंदी विषय के अंदर भी, कि वाच्य का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय या फिर बोलने के योग्य। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह हमें पता चले कि क्रिया का विषय जो है यानी क्रिया करने वाला जो है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो बच्चों, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दी जाती है। ये तो बात होती है कि भाई हम अपनी सामान्य भाषा में इसको वाच्य को कहते क्या है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि क्रिया के जिस रूपांतरण से यह ज्ञात हो कि क्रिया का विधान करता है या नहीं, उसे वाच्य कहते हैं। बात बच्चों यही है ऊपर वाली। इसमें भी वही बात है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का विषय करता है या कर्म है या फिर भाव है। बात वही है कि क्रिया के जिस रूपांतरण से, रूपांतरण का मतलब कि उसका जब हम रूप बदल देते हैं तो उसमें हमें यह पता चल जाता है कि क्रिया करने वाला यानी क्रिया का जो विधान है वो करता है या नहीं है, उसे वाच्य कहते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में क्रिया की संरचना की दृष्टि से वो हिंदी के में जो वाच्य हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी में वाच्य दो प्रकार के गिने जाते हैं, दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। हम इसको क्या कहते हैं कि पहला कर्तृवाच्य है और दूसरा जो है अकर्तृवाच्य जो है, ये हमारे क्या है, वाच्य के भेद हैं। लेकिन आम तौर पर जो हम इस भाषा में गिनते हैं तो हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य यानी वाच्य के भेद अगर हम बताते हैं तो तीन ही प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, बात यही है कि कर्तृवाच्य में कर्ता है और अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य आ जाते हैं। और इसका जो है सीधा सीधा जो है अगर हम कहें कि अकर्तृवाच्य जो है इसके साथ इसके दो भेद माने गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम बात करते हैं अब सबसे पहले कर्तृवाच्य की, कि कर्तृवाच्य कहते किसे हैं। कर्तृ यानी कहने के अर्थ से ही हमें पता चल जाता है, कहने के इसके पढ़ने से ही हमें ज्ञान हो जाता है इस बात का कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है,
उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इस कर्तृवाच्य के अंदर क्या होता है कि क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे बच्चों? जैसे रमन दौड़ता है, अब हम क्रिया और कर्ता के बीच में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि हमें क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह जो है सकर्मक है। यदि क्या लगाने पर प्रश्न ही नहीं बनता तो उत्तर भी नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे रमन दौड़ता है, अब रमन दौड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक? यहाँ साइड में मैंने लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया है, लेकिन हमें कैसे पता चला, हम कैसे पहचान करेंगे? तो बच्चों सीधे सीधे इसकी पहचान होगी, रमन दौड़ता है, इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, रमन क्या दौड़ता है। अब यदि इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर इसके बीच में क्या लगा दिया, रमन क्या दौड़ता है, तो क्या आपको लगेगा कि रमन क्या दौड़ता है कोई प्रश्न बनता है? नहीं, रमन क्या दौड़ता है कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अगर प्रश्न ही नहीं बनता तो इसका उत्तर भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर कर्म जो है ही नहीं। रमन क्या दौड़ता है, इसके अंदर कर्म है ही नहीं, इसका कोई प्रश्न नहीं बनता तो उसका उत्तर भी नहीं मिल सकता। तो रमन क्या दौड़ता है ये बन जाती है अकर्मक क्रिया। अब दूसरा राम पत्र लिखता है। अब इसमें तो सीधा सीधा कर्म लिखा ही हुआ है। यदि हम इसको लिख देते हैं कि राम लिखता है, तो इसके बीच में लिखता है कि पहले अगर हम कहते हैं राम क्या लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, तो हमें पता चल जाता है कि राम पत्र लिखता है या राम पुस्तक लिखता है या राम निबंध लिखता है। तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में लिखता है और राम के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाने पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, तो ये बन जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। यानी जिसमें कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक होती है, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वह अकर्मक होती है। तो इस प्रकार से हम जो है इनसे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। अगली बात आती है बच्चों इसके अंदर कि राम लिखता। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर कर्ता है, यानी राम पत्र लिखता है। तो राम जो है क्रिया कर रहा है लिखने की, तो राम इसके अंदर केंद्र बिंदु है, तो कर्ता इसके अंदर प्रधान हो गया। तो जहाँ पर कर्ता प्रधान होगा वहाँ पर क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। सीधा सीधा इसका जो है बन जाता है। और इसमें कर्म जो है गौण होता है। गौण का मतलब होता है कि उसके जो है मूल्य कम होता है। अब राम लिखता है भी लिखा जा सकता है, लेकिन राम पत्र लिखता है, राम निबंध लिखता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर कर्म जो है वो कम है इससे, कर्ता से। मेन इसके अंदर जो है कर्ता है राम, या फिर इसमें मेन कर्ता है रमन। तो राम या रमन ये जो है कर्ता प्रधान है, इसलिए ये वाक्य जो है हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। और एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य होती है बच्चों कि क्रिया के, इसमें जो पीछे क्रिया लग रही है ये इस कर्ता के अनुसार होगी। यानी कि अगर कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी, अगर कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही मानी जाती है। यानी कि क्रिया के लिंग वचन जो हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं। जब भी जहाँ कर्तृवाच्य वाक्य होंगे उसमें कर्ता के अनुसार लिंग वाच्य जो है वो उसके अनुसार, उसकी क्रिया के जो है उसके अनुसार गिनी जाएगी। अगले में जो है बात करते हैं हम एक कर्तृवाच्य वाक्यों की जो है ना, कुछ एक चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं, जो ध्यान देने योग्य होती है, जिनको याद रखना चाहिए हमें। वो क्या है बच्चों, कर्तृवाच्य के संबंध में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये हैं कि एक तो पहली बात की परसर्ग रहित कर्ता होने पर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुरूप होता है। परसर्ग का मतलब होता है कि ने जो है ना उसके अंदर नहीं लगा होता। ठीक है, यदि जो परसर्ग क्या के साथ हम अक्सर जो बोलते हैं, कारक बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये बोलते हैं, तो इसमें ने नहीं लगा होता। ओब्वियसली आपने पीछे देखा था कि राम जो है पत्र लिखता है, तो अब राम के आगे ने तो लगा ही नहीं हुआ था, वहाँ पर ने तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी कर्ता जो है उसमें प्रधान था। तो इसलिए अगर हम लिखेंगे कि परसर्ग रहित अगर कर्ता है, तो परसर्ग रहित कर्ता होने पर क्रिया का जो लिंग और वचन वो कर्ता के अनुरूप
होता है। उसके बाद कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। तीसरी बात कि कर्ता के साथ जो है से और के द्वारा ये प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान देने योग्य। अभी पीछे जो आपने पढ़ा था उसके अंदर क्या था, रमन दौड़ता है, राम पत्र लिखता है या सीता गाना गाती है, उसमें कहीं पर भी से और के द्वारा नहीं था। यानी कि से और के द्वारा प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता। ये जो है आपको ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात है अकर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य जो है, अब हमारा दूसरा इसका जो भेद है, जिसके अंदर यानी कि जिस वाक्य में कर्ता लुप्त होता है अथवा गौण होता है, यानी कि कर्ता जो है उसमें से गायब हो जाता है या फिर उसमें से कर्ता जो है उसकी मूल्य जो है कम हो जाता है, वो तुच्छ गिना जाता है, तो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसी अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसीलिए हम कहते हैं कि वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश के अंदर दो ही हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसमें जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य ये दोनों अकर्तृवाच्य के अंदर गिने जाते हैं। तो कर्मवाच्य के अंदर क्या आता है बच्चों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि करण कारक के अंदर लगता है ना से और के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये जो से और के द्वारा है ये करण कारक विभक्ति प्रसर्ग चिन्ह होते हैं और इसमें जो है केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होगा ही होगा और कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया होगी वो उसमें जो है वो केवल सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं और इसकी क्रियाओं का जो है पुरुष लिंग वचन वो कर्म के अनुसार होता है। यानी कि जिन वाक्यों में कर्म प्रधान रहता है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं और इनकी क्रियाएं पुरुष लिंग वचन कर्म के अनुसार होती हैं। उसके जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। यहाँ पर के द्वारा जो है, इसके अंदर के द्वारा ये वाला जो लाइन है ये के द्वारा, ये है क्या है, ये कर्म के अनुसार जो है, यानी कि इसका जो है कर्मवाच्य में ये बदला हुआ है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस माली की नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंस है पौधों की, कि माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। धोबी से कपड़े धोए जाते हैं, इसमें से आ जाता है, यानी से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और फिर बच्चों को मिठाई दी गई, अब इसमें करता है ही नहीं, मिठाई किसको दी गई, बच्चों को दी गई, लेकिन इसमें किसके द्वारा दी गई है ये नहीं लिखा हुआ, तो इसमें कर्ता का लोप हो गया। यानी लोप होने का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, वो दिखाई ना देना। तो यहाँ पर कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है और इसमें सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, केवल और केवल सकर्मक क्रियाएं। और इसकी क्रियाओं का जो है पुरुष लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। इसमें से यहाँ के द्वारा का उदाहरण भी है, से का भी है और जहाँ पर कर्ता का लोप हो गया उसका उदाहरण भी है। अब इसमें भी ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं वो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है हम क्या चीज़ें जो है याद रखने वाली होती हैं, जिनका कि पूछा जा सकता है आपके पेपर में। कई बार किन पंक्तियां ही दे दी जाती हैं कि इसके अंदर वो किस प्रकार के वाच्यों में होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या होगी कि कर्म वाच्य में क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। अभी पीछे हमने बात की, मुख्य क्रिया सदा भूतकाल में होती है, यानी कि दी गई, खाई गई, किया गया, ऐसे करके जो है भूतकाल के अंदर जो है बात गिनी जाती है। और क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं, यानी कि एक, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पद में काम, जैसे राम दौड़ता है, रमन खाना खाता है, इस तरीके से जो है अगर हमने लिखा तो वो एक ही पद था। तो इसमें क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। तो बच्चों इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स हैं मेन जो कि हमें ध्यान में रखने हैं और इनको यदि आप अपने पास नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद रहेंगे आपको। इसके पश्चात अगला जो है हम बात कर रहे हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या होता है बच्चों, भाव की प्रधानता होती है कि जिस वाक्य में कर्ता की अथवा कर्म की प्रधानता न होकर
अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान हो, अकर्मक क्रिया प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मैंने आपको कहा था कि अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसमें दौड़ना, हंसना, उड़ना, ये सारी जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जहाँ क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता, वो अकर्मक क्रिया है। मीरा से हंसा नहीं, मीरा से हंसा जाता है, पक्षियों से उड़ा जाता है। तो ये सारी भाव प्रधान जो हैं क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया इसमें जो है प्रधान है, इसलिए ये जो है भाववाच्य कहलाता है। और भाववाच्य संबंध में, इसके संबंध में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं बच्चों? मुख्य रूप से वो ये हैं कि भाववाच्य में मुख्य क्रिया अकर्मक होती है और इसमें कर्म होता ही नहीं है। अब एक चीज जो है इसमें हमेशा याद रखनी है हमने भाववाच्य के अंदर, कि इसके अंदर कर्म नहीं कभी दिखाई देगा। कर्मवाच्य के अंदर कर्म दिखाई देगा और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। भाववाच्य में क्रिया जो है सदा पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष की ही होती है। जैसे राम से खाया नहीं जाता, दादी से दौड़ा नहीं जाता, दादी से उठा नहीं जाता। और तीसरी इसमें बात है कि भाववाच्य की क्रिया से प्राय असमर्थता प्रकट होती है। जैसे नहीं जाता, अभी नहीं वाली बात आ गई ना, जहाँ पर जो है नहीं और मत वाली बात आ जाती है कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। तो जहाँ पर नहीं की असमर्थता की बात प्रकट होती है, तो भाववाच्य क्रियाओं के अंदर हमेशा असमर्थता की भाव ही आएगा। और दूसरी बात, चौथा इसमें है भाववाच्य अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जैसा रूप होता है। और इसमें अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जैसा रूप होता है। कर्ता के साथ जो है से का प्रयोग होता है। इसमें कभी कभी अपवाद के रूप में के द्वारा का प्रयोग भी हो जाता है। अब हम कर रहे हैं जैसे वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। वाच्य परिवर्तन में क्या होगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आएगा मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो क्रिया हमारी जिस रूप में होती है, वर्तमान काल में है, तो जो हम इसको वाच्य में बदलेंगे वह भी उसी ही काल में गिनी जाएगी। जैसे माली ने पौधा लगाया, लगाया भूतकाल में है, तो माली के द्वारा पौधा लगाया गया, तो वहां पर लगाया गया लग जाएगा। क्या सोहन दिल्ली जाएगा? अब यहाँ पर भविष्य की बात पूछी गई है, गागेगी लगा है, तो यहाँ पर क्या कैसे पूछा जाएगा? क्या सोहन के द्वारा दिल्ली जाया जाएगा? मैंने पतंग उड़ाई, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई गई। मीरा खाना खाएगी, मीरा के द्वारा खाना खाया जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा उड़ाई, उड़ाई के साथ जो है गई लगा, खाएगी तो खाया जाएगा, दिल्ली जाएगा तो दिल्ली जाया जाएगा, पौधा लगाया, पौधा लगाया गया, और पढ़ता है तो पढ़ी जाती है। तो आप ये देख रहे हैं क्रियाएं जो है किसके साथ किसके अनुसार लगी हैं। जैसे कर्तृवाच्य में प्रश्न पूछा है जिस काल में, उसी काल में ही कर्मवाच्य को बदलकर हमने यहाँ लगाना है। उसके पश्चात जो है हमारी बात आती है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। तो बच्चा दौड़ा, तो बच्चा दौड़ा, बच्चे से दौड़ा गया, मैं अब और नहीं चल सकता। अब यहाँ असमर्थता प्रकट हो रही है, मुझसे अब और चला नहीं जा सकता। बच्चा खूब रोया, बच्चे द्वारा खूब रोया गया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया से आकाश में उड़ा जाता है। मोहन हंसा, मोहन से हंसा गया। अब यहाँ पर भी उसी रूप में ही हमारे सामने जो है वाच्य जो है दिखाई दे रहे हैं कि वो किस प्रकार से बने हैं कर्तृ से भाववाच्य में। अब एक चीज और ध्यान देने की है बच्चों कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बन सकता है। कर्तृवाच्य जो है यहाँ कर्तृवाच्य जो है वो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो सकता है, कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो सकता है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बदल सकता है, भाववाच्य कर्तृवाच्य में बदल सकता है, लेकिन भाववाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदल सकता, क्योंकि भाव के अंदर अकर्मक क्रियाएं होती हैं और कर्मवाच्य के अंदर कर्म होता है, सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, उसमें कर्म मिलता ही मिलता है, अवश्य मिलता है। तो अब यहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं, ये दोनों कर्तृवाच्य में बदले जा सकते हैं। कैसे? पुत्र के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा जाएगा, तो यहाँ पुत्र पिता को पत्र लिखेगा। कमला के द्वारा नाचा गया, तो कमला नाची। छोटे बच्चे से रोया जा रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है, कर्तृवाच्य में। माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है,
माँ खाना बना रही है। राजीव से पुस्तक पढ़ी गई, तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी। संजीव से हंसा जाता है, संजीव हंसता है। तो यहाँ पर ये कर्म भी है। यहाँ पर जहाँ पर पिताजी को पत्र लिखा गया ये कर्मवाच्य है, और कमला के द्वारा नाचा गया ये जो है भाववाच्य है, क्योंकि नाचना जो है अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है। माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है ये सकर्मक है, यानी कर्मवाच्य है। तो इससे जो है ये कर्तृवाच्य में बदले हुए आपको मैंने दिखाए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है कर्तृ से कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कैसे बदला जाता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जा सकता है। और इसके साथ साथ जो परिभाषाएं मैंने आपको लिखवाई हैं वो परिभाषाएं भी आप सभी बच्चे ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे जो है एमसीक्यूज़ में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब आपको परिभाषाएं ही मालूम नहीं होंगी तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए इनकी परिभाषाओं को अपने पास नोट करना, और जो बातें ध्यान देने योग्य मैंने लिखवाई हैं उनको भी आप ध्यान ज़रूर देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ जो है इसमें पूछी जा सकती है। और अगर कोई भी पंक्ति आपसे किसी से इससे रिलेटेड पूछी जाए कि मुख्य क्रिया सदा भूतकाल में होती है, तो किस में होती है, वो कौन सा वाच्य होता है, तो वो कर्मवाच्य होता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों किस वाच्य के अंदर जो है सदा क्रिया पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष में होती है, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाववाच्य में होती है। तो ये बच्चों ध्यान देने योग्य जो बातें हैं ये भी आप ज़रूर नोट करिएगा, और इनको कैसे परिवर्तित किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी आप ज़रूर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके पश्चात जो है मैं कुछ और एमसीक्यूज़ टाइप आपको जो है क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले ही इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई समस्या हो वाच्य परिवर्तन से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता भी सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप और चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।